इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में LCAO-MO ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन ही एकमात्र ऐसा आणविक तंत्र है जिसके लिए कि हम श्रोडिंगर समीकरण को हल किया गया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमने हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो उसी प्रकार से चूंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम की तरह एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अतः इसके यथार्थ तरंग फलन को प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में पृथक किया जा सकता है, जिसके केंद्र में परमाणु का नाभिक है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन में इसे अंडाकार निर्देशांकों में पृथक कर सकते हैं, जिसके दोनों केंद्रों पर दो नाभिक होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के तरंग फलन को अणु कक्षक कहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का अस्तित्व विसर्जन नलिका द्वारा ज्ञात किया गया है, जिसके आयनीकरण की ऊर्जा 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हाइड्रोजन अणु के आयनीकरण की ऊर्जा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जो यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का स्थायित्व हाइड्रोजन से कम होता है। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध दूरी का मान 1.06 एंगस्ट्रॉम, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध दूरी से अधिक होता है, अतः यह एक वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स फ्रॉम वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा का परमाणु कक्षक 1s होता है। अगर दो नाभिकों को नजदीक लाया जाए तो ये देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक दो परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोग से बनता है, अतः यह आशा की जाती है कि 1s कक्षकों के रेखीय संयोग से निम्न ऊर्जा का आणविक कक्षक बनता है। यदि हाइड्रोजन अणु आयन H2+ के दो हाइड्रोजन परमाणु Ha और Hb हैं, जिनके की परमाणविक कक्षक अगर 1sa और 1sb हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए तरंग फलन जो है साई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए तरंग फलन साई इक्वल टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं, जहां पर 1sa इक्वल टू 1/√π e⁻⁻r है, वो 1sb इक्वल टू 1/√π e⁻⁻rb जो है एटॉमिक यूनिट्स में है ये वैल्यू। तो यहाँ पर यदि ऊर्जा को इस एक्सप्रेशन से हम दर्शाएं तो E बराबर, ये इक्वेशन सेकंड है, जहां पर कि H जो है एक इलेक्ट्रॉनिक हैमिल्टोनियन संकारक ऑपरेटर है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के लिए पूर्ण हैमिल्टोनियन को हम इस इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड से हम दर्शा सकते हैं। इस इक्वेशन थर्ड में जो नाभिक A और B दो नाभिक हैं, जिनका कि द्रव्यमान Ma और Mb से हम बता सकते हैं। M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं
R जो है A, इलेक्ट्रॉन और नाभिक A के बीच की दूरी है। RB इलेक्ट्रॉन और नाभिक नाभिक B के बीच की दूरी है। और R जो है वो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के कोऑर्डिनेट्स को हम देख सकते हैं। तो परमाणु इकाइयों में अगर m बराबर E है बराबर h/2 बराबर 1 है, तो यहाँ पर क्योंकि नाभिक में एक एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर नाभिक का भार एक प्रोटॉन के बराबर होगा। तो h कैप इक्वल टू -1/2, या इलेक्ट्रॉन का मास, नाभिक का मास, प्रोटॉन का मास आएगा। यहाँ पे नाभिक में एक प्रोटॉन है इसलिए प्रोटॉन का मास है। नाभिक बी में भी दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं, तो यहाँ पर बी का भी भार एक प्रोटॉन के बराबर होगा। यहाँ पर m जो था इलेक्ट्रॉन का मास वो 1 के बराबर है, तो ये डेल्टा स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन 4th हमें मिलती है। यहाँ पर यदि इस पर बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को लागू करें, तो ये इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो इक्वेशन 5th हमें मिलती है। तो समीकरण 1 से साई का मान और 5 से एच कैप का मान समीकरण 2 में रखने पर और उस पर विविधता विधि डेल E अपॉन डेल A1 इक्वल टू डेल E अपॉन डेल A2 इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो हमें जो है दीर्घकालिक यानी सेक्युलर इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। ये वाली इक्वेशन 6 प्राप्त होती हैं। ये एक की समान है, तो इसलिए इनको इससे बता सकते हैं। तो यहाँ पर HA जो है ये बराबर इसके है, HBB बराबर इसके है, HAB बराबर इसके है, HBA बराबर इस इक्वेशन के है, SAA इस इक्वेशन के, SBB इस इक्वेशन के बराबर, SAB इस इक्वेशन के, और इसका ये है। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 जो है, अगर हम ये बराबर 0 के कर दें, अगर A1 और A2 जो है इसको 0 मान लें, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इक्वेशन 6 का जो सार्थक हल है वो कब है, जबकि A1 व A2 0 के बराबर ना हो। तो यहाँ पर ये जो है उस स्थिति में इस इक्वेशन को हम लिखें, तो ऐसे परिस्थिति में जबकि ये दोनों बराबर 0 नहीं है, तो ये हल निकाल सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन जो है उसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं, अतः HA इक्वल टू HBB है। अतः हर्मिशन HAB बराबर HBA के बराबर होगा। और 1s ऑर्बिटल जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड है, तो SA इक्वल टू SBB इक्वल टू 1 और SAB इक्वल टू SBA इक्वल टू S। तो इस इक्वेशन में को इस प्रकार से हम ये इनके आधार पर लिखें, तो हमें इक्वेशन 8th प्राप्त होती है, जहां पर कि HAA और HBB जो है कूलम्ब इंटीग्रल है। HAA और HBB कूलम्ब इंटीग्रल है, जबकि HAB जो है वो रेजोनेंस इंटीग्रल है, और S जो है यहाँ पर वो अतिव्यापन की सीमा यानी एक्सटेंट ऑफ S जो है वो ओवरलैप इंटीग्रल है। अतिव्यापन समाकलन
यानी ओवरलैप इंटीग्रल जो है ये दो परमाणविक कक्षकों में S जो है ओवरलैप इंटीग्रल है S। तो ओवरलैप इंटीग्रल जो है ये दो परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन की सीमा यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को मापता है, जो कि बंध की मजबूती को बताते हैं और परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार E के निम्नतम मान को देते हैं। तो यहाँ पर जो A1 A2 है जो है उसके सही मान वे होंगे जो E के न्यूनतम मान को देंगे। और इन डिटर्मिनेंट्स का अगर हम विस्तार करते हैं तो एच ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू एच ए बी माइनस ई एस का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पर प्लस माइनस एच ए बी माइनस ई एस इक्वेशन 9 हमें मिलती है। अब इसको हम अगर ऊर्जा के रूप में लिखे हैं इस इक्वेशन 9 को, तो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को हम लें तो E प्लस बराबर ये इक्वेशन हमें मिलेगी 10th और E माइनस बराबर ये इक्वेशन मिलेगी 11th। तो समीकरण 2 से एच ए व एच ए बी के मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो एच ए इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन है। यहाँ पर EH जो है अकेले हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है और J इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य का कूलम्बिक आकर्षण है। तो यहाँ पर HAB जो है, यहाँ पर ये तो EH जो है HA इक्वल टू EH माइनस J प्लस 1/R है। तो EH जो है अकेले हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा है और J जो है इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य का कूलम्बिक आकर्षण है। जबकि HAB इक्वल टू EHS माइनस K प्लस S/R। ये S जो है ओवरलैप इंटीग्रल है और K जो है अंत परिवर्तन ऊर्जा, जो कि इलेक्ट्रॉन के दोनों नाभिक को A और B के मध्य स्थिति परिवर्तन से उत्पन्न होती है। अब HA और HB के मान समीकरण जो है 20 और समीकरण समीकरण 10 और 11 में, इस 10 और 11 समीकरण में हम रखकर उसको रीअरेंज कर देते हैं तो हमें इक्वेशन E प्लस का मान इसके बराबर और E माइनस का मान इसके बराबर प्राप्त होता है। अब हम R के रूप में J, K और S वेरिएबल्स जो हैं या ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम इन समीकरणों से, J को इस समीकरण से, K को इस समीकरण से और S को इक्वेशन 18 से हम दर्शा सकते हैं। तो R के विभिन्न मानों के लिए J, K और S के मानों को कैलकुलेट करके उनकी सहायता से E प्लस माइनस की गणना हम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है उसको शून्य मानते हुए उसके सापेक्ष R के विभिन्न मानों के लिए जो है इस तरह से प्राप्त होते हैं, जो कि इसमें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर EH का मान यानी जबकि प्योर जो हाइड्रोजन एटम जिसकी ये ऊर्जा हम शून्य माना है, इसका मान जो है वो EH जो है वो -0.5 एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है। तो अगर इसका मान हम रखते जाएं तो E प्लस यानी इक्वेशन 14 और 15 में अगर इसका मान EH का मान हम रख लें
तो प्रत्येक का मान 0.5 एटॉमिक यूनिट घट जाएगा और यदि R के सापेक्ष E प्लस और E माइनस को आलेखित करें तो हमें इस तरह के दो कर्व मिलते हैं। ये जो है ये वाला कर्व E प्लस के लिए और ये वाला कर्व E माइनस के लिए है। अब यहाँ पर हम E प्लस और E माइनस के मानों को देखें तो E प्लस का मान जो है वो E माइनस के मान से कम होता है। ये चीज हम देखने में आती है कि R के किसी भी मान के लिए E प्लस का मान E माइनस से कम है। R के एक निश्चित मान के बाद R के यहाँ हम देख रहे हैं R के एक निश्चित मान के बाद यहाँ तक आएगा, R यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव है R के एक निश्चित मान तक यहाँ तक, और इसके बाद में E प्लस का मान नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये जो जीरो EH का मान जो कि जीरो है, इसके मान से ये जो है कम होता है, जबकि R के बढ़ने पर ये जो है इस डायरेक्शन में R बढ़ रहा है तो E माइनस का मान कम होता है, लेकिन इसका मान EH जो कि जीरो है इससे हमेशा ज्यादा रहता है। तो R बराबर 2.5 पर E प्लस का न्यूनतम मान ये जो न्यूनतम मान है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0.065 एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस की पृथक पृथक ऊर्जाओं से कम है। और ये मान लगभग 1.77 जो 0.065 जो वैल्यू है ये लगभग 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो कि वियोजन की ऊर्जा को दर्शाता है। इसी प्रकार न्यूनतम स्थिति 2.5 जो है ये बराबर होती है 1.32 एंगस्ट्रॉम, जो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की तुल्य दूरी को प्रदर्शित करती है। और प्रयोगों द्वारा वियोजन ऊर्जा और बंध दूरी का मान जो है कैलकुलेटेड मानों जो मान है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.06 एंगस्ट्रॉम है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर होता है। और E प्लस को ES या ये जो E प्लस है इसको ES या E1 द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, और तो ये सममित ऊर्जा स्तर है, जबकि E माइनस को हम EA या E2 द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये असममित ऊर्जा स्तर है। तो यहाँ पर समीकरण 6 के में E के स्थान पर E प्लस और E माइनस का मान रखकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन के अणु कक्षकों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर साई प्लस ये जो है इसका मान इस इक्वेशन 19 से और साई माइनस का मान इक्वेशन 20 से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, या जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो साई स्क्वायर प्लस से हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, और साई माइनस स्क्वायर जो है वो उसको हम इस इक्वेशन से 22 से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को एक तो 1s से 1sb और 1s से 1sb से हम बता रहे हैं। तो यहाँ 1s स्क्वायर और 1sb स्क्वायर जो है गोलाकार इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दर्शाता है, जबकि ये जो वैल्यू है दोनों में ही ये नाभिक के चारों ओर अंडाकार इलेक्ट्रॉन अभ्र को दर्शाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन जो है बंधन की अनुपस्थिति में औसत इलेक्ट्रॉन घनत्व को इस इक्वेशन
हाफ 1s² प्लस हाफ प्लस 1sv² जो है इसके बराबर होता है। और औसत इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है इससे इसके बराबर होगा, जबकि बंधन अवस्था में जो E+ में ψ+² बराबर पहला n² 1s² n² 1sv², 2n² 1sa 1sb। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है वो बराबर 1/2, ये इसके बराबर होगा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। और जब 1sa बराबर 1sb है इस कंडीशन में, तो ψ+² का मान 4n² 1s² के बराबर होगा, जो 1sa² और 1sb² से ज्यादा होगा। तो ये इसको हम इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। ψ+ जो है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बीच में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मध्य की दूरी को बताता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग और ये जो ऑर्बिटल है इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ψ- में विपरीत प्रभाव, ये इसमें ये विपरीत प्रभाव पड़ता है और दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है और इस बिंदु को हम नोडल पॉइंट कहते हैं। तो दोनों नाभिकों को बांधने वाला जो बल है उसका परिणाम वाला बल दो विपरीत बलों का परिणाम होता है। पहला है दोनों नाभिकों के मध्य का प्रतिकर्षण बल और दोनों नाभिकों और इलेक्ट्रॉन के मध्य का आकर्षण बल। तो यहाँ पर Re इक्वल टू 1.32 एंगस्ट्रॉम पर E+ का मान हमने उधर देखा था इस कर्व में, यानी कि इस जगह पर E+ का मान शून्य R जो है न्यूनतम होता है जब दोनों नाभिकों के मध्य का प्रतिकर्षण बल कूलम्बिक आकर्षण बल के बराबर हो जाता है और यह ऊर्जा दोनों नाभिकों के मध्य केंद्रित अतिव्यापन इलेक्ट्रॉन घनत्व 1sa 1sb को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में परमाणु कक्षकों के परस्पर अतिव्यापन और कक्षकों के परस्पर इलेक्ट्रॉन के अंतर परिवर्तन से ही बंधन बनता है। तो ये जो E- स्थिति में इलेक्ट्रॉन वितरण परिवर्तित हो जाता है और दोनों नाभिकों के मध्य से ऋणावेश खींच लिया जाता है जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1sa और 1sb परमाणु कक्षकों के रेखीय सहयोग से किस प्रकार से ऊर्जा का विभाजन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।